हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। अगर कोई भी कंपनी स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहती है बाय वे ऑफ ट्रस्ट, तो उसकी कुछ कंडीशंस देखी थी हम लोगों ने। एक बार मैं फटाफट से रिकैप करा देती हूँ हमने कल क्या पढ़ा था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, ईदर कंपनी में गो थ्रू बाय वे ऑफ ट्रस्ट और बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन कमिटी। बट इन टू मैंडेटरी सर्कमस्टांसेस सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के थ्रू ही स्कीम इंप्लीमेंट होती है, एंड दैट इज व्हाट सेकेंडरी एक्विजिशन एंड गिफ्ट। ये दो ऐसे केसेस हैं जहां पे कंपल्सरीली ट्रस्ट के थ्रू ही स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। ए सिंगल ट्रस्ट में इंप्लीमेंट मल्टीपल स्कीम्स, बट उनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट? अगर आपने अलग अलग स्कीम्स हैं तो अलग अलग स्कीम के शेयर, उनकी रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग सब कुछ अलग अलग रखनी पड़ेगी। ट्रस्ट डीड की बात की गई थी, ट्रस्ट डीड बनाई जाएगी। तो ट्रस्ट डीड जो भी बना रहे हो वो किसके पास सबमिट करनी है? स्टॉक एक्सचेंज के पास। और उसमें कोई ऑल्टरेशन है तो दैट शैल बी इंटीमेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। अलॉन्ग विद हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो ट्रस्टीज अपॉइंट होने जा रहे हैं उनका क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा। तो देखिए, कोई भी हो लेकिन वो डिसक्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, मतलब उनका इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कौन कौन से लोग हैं जिनका इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होता है? तो कैश कंपनीज का डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर और उनके रिलेटिव्स। और दूसरे कौन है? जिन्होंने 10% से ज्यादा स्टेक होल्ड कर रखा है, राइट? चलिए, यहां तक हमारा हो गया था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दैट इज the trustees of a trust which is governed under these regulations shall not vote in respect of shares held by such trust, so as to avoid any misuse arising out of exercising such voting राइट। अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है अच्छे से कि हम स्कीम किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रस्ट हैज एक्वायर्ड ईदर न्यू शेयर्स फ्रॉम द कंपनी और सेकेंडरी एक्विजिशन ले लिया इसने। वॉट एवर द केस इज देयर, ट्रस्ट के पास क्या आ चुके हैं? शेयर्स आ चुके हैं, है ना? दो बातें बताऊंगी, 2 पॉइंट्स है, दोनों ध्यान से सुनना। अच्छा, किसी भी कंपनी में जो होल्डिंग होती है इन जनरल वो 2 कैटेगरी में सेग्रीगेटेड रहती है। एक होती है प्रमोटर होल्डिंग और एक होती है पब्लिक होल्डिंग। तो लिस्टेड कंपनी की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि रेगुलेशन लिस्टेड कंपनी का ही है। तो लिस्टेड कंपनी में होल्डिंग्स को हम 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं। नंबर 1 इज प्रमोटर होल्डिंग एंड नंबर 2 इज पब्लिक होल्डिंग। मेरी बात समझ में आ रही सबको? आईसीडीआर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पब्लिक होल्डिंग कितनी होनी चाहिए और प्रमोटर होल्डिंग क्या होनी चाहिए। वहां पे हम पढ़ेंगे, एचसीआरए में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल क्योंकि वो दोनों हमने पढ़े नहीं, तो एक बार जस्ट बेसिक अंडरस्टैंड कर लीजिए। मान लीजिए एक लिस्टेड कंपनी है जो क्या ला चुकी है? आईपीओ। अगर ये कंपनी सारा का सारा एंटायर कैपिटल सिर्फ पब्लिक से ही रेज करे तो दैट वुड बी हाईली रिस्की ना, कि प्रमोटर का कोई पैसा नहीं लगा हुआ। तो अगर प्रमोटर का पैसा नहीं लगा हुआ तो प्रमोटर एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, बोले ठीक है यार, जनता का पैसा लगा हुआ है, डूबे तो डूबे, हमारा क्या जा रहा है। तो इसलिए सेबी उनको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो सेबी क्या बोलता है? प्रमोटर का भी पैसा लगा होना चाहिए। आईसीडीआर जब हम पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कितना प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मोटा मोटा बात 20% प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कितना परसेंट होता है? 20%। मेरी बात समझ में आ रही सबको? एटलीस्ट है मिनिमम। कम से कम 20% जो है वो प्रमोटर को इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। डिटेल्ड रेगुलेशन आईसीडीआर में कवर करेंगे। दूसरी होल्डिंग कौन सी हुई? पब्लिक होल्डिंग हुई। अच्छा, कंपनी पब्लिक जो ला रही है, लिस्टिंग करा रही है, अगर मान लो सारा का सारा पैसा प्रमोटर ही होल्ड करके बैठे हुए हैं, मान लो 90% पैसा प्रमोटर होल्ड करके बैठे हुए हैं, 90%, तो पब्लिक तो सिर्फ 10% रह गई ना। अगर 10% ही पब्लिक है तो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आएगी।
उनको इजीली बायर सेलर नहीं मिल पाएंगे, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो सेबी बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो है पब्लिक की होल्डिंग का भी होना चाहिए, से दैट इज 25%। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो अभी यहाँ पे दो टाइप के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग के लिए ICDR एप्लीकेबल होता है और पब्लिक होल्डिंग के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। दोनों हमारे कोर्स में, दोनों हम पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे दो टाइप की होल्डिंग है, दैट इज व्हाट प्रमोटर होल्डिंग एंड नंबर 2 इज पब्लिक होल्डिंग। नंबर 1 इज प्रमोटर होल्डिंग एंड नंबर 2 इज पब्लिक होल्डिंग। तो दो अलग अलग जो है रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस की वजह से इस तरह की होल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पे तीसरी होल्डिंग आ रही है, कौन सी वाली? ट्रस्ट की होल्डिंग। तीसरी किसकी होल्डिंग आ रही है? ट्रस्ट की होल्डिंग आ रही है। ट्रस्ट भी तो शेयर होल्ड कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट की होल्डिंग है उसको क्या माने? क्या उसको प्रमोटर होल्डिंग माने या क्या उसको पब्लिक होल्डिंग माने? क्या लगता है आपको, क्या मानना चाहिए? क्या माने उसको, प्रमोटर होल्डिंग माने या पब्लिक होल्डिंग माने? तो ये रेगुलेशन बोलता है उसको कुछ भी मत मानो, उसको कुछ भी मत मानो। इसका मतलब ट्रस्ट के जो शेयर्स उसने होल्ड किए हुए हैं वो नॉन प्रमोटर एंड नॉन पब्लिक होल्डिंग में फॉल करेंगे। दैट मीन्स प्रमोटर भी नहीं माना, पब्लिक भी नहीं माना, तो ना तो प्रमोटर में ऐड होंगे ना ही पब्लिक में ऐड होंगे। तो जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना 20%, 25%, उस वक्त इस रेस्पेक्टिव कैपिटल को आपको कंसिडर नहीं करना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है या ऊपर से निकल गया ये पॉइंट? ये थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि हमने अभी तक ये 20 और 25% पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बता रहे हो मैम, है ना। बट एक बार वापस से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो एज पर ICDR रेगुलेशन प्रमोटर्स को मैंडेटरीली, कंपल्सरीली कुछ होल्डिंग रखना पड़ता है, और वो कितना परसेंटेज है? 20% है, राइट। और ऐसे ही एग्जैक्टली क्योंकि लिस्टेड कंपनी है भाई, तो पब्लिक का होल्डिंग भी तो होना चाहिए। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है कि पब्लिक का होल्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए? 25% होना चाहिए। तो इस तरह से दो टाइप की होल्डिंग्स होती है कंपनी में, ये दोनों क्या है? मिनिमम है। दोनों क्या है? मिनिमम है, ठीक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 70% हो सकती है क्या? 70% हो सकती है, और 30% किसकी हो रही है? पब्लिक की। तो दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए? समझ गया? मिनिमम है ये परसेंटेज। अब इसी दोनों परसेंटेज के बीच में एक और बीच में ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट भी कुछ शेयर होल्ड कर रहा है, तो उसको क्या माने? हम 20% का पार्ट माने कि 25% का पार्ट माने? तो दिस रेगुलेशन सेज इसको किसी का भी पार्ट नहीं मानना है। एम आई क्लियर? फिर एक और बात बोली कि अब जो ये शेयर होल्ड कर रहे हैं ना, ये शेयर्स, इन पे इनको कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम अलॉटमेंट के लिए शेयर्स है इनके पास, इनके कोई पर्सनल शेयर्स नहीं है ये कि ये शेयर्स पे वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे। अगर इस तरह के काम स्टार्ट हो गए तो देयर विल बी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये पर्सन शेयर होल्डिंग करने के लिए कतई एंटाइटल नहीं था, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्कीम इंप्लीमेंटेशन के लिए लेके आया गया है। इन द मीनवाइल जब तक स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो जा रही है तब तक शेयर होल्ड कर रहा है, तो उस रेस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशन में वोटिंग राइट वगैरह एक्सरसाइज नहीं करता। ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट नंबर 5 एकदम क्लियर। तो किसके लिए मना कर रहा है ये? क्या नहीं कर सकता? शैल नॉट वोट, शैल नॉट वोट। तो ट्रस्ट के पास जो शेयर्स हैं उस पे वोटिंग अलाउड नहीं होगी। फाइन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रही हूं मैं। द ट्रस्टी शुड इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? दैट requisite approval from shareholders, requisite approval from shareholders has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme and undertake secondary acquisition for the purpose of the scheme। अच्छा, अभी आगे हम ना एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की बात करेंगे। तो कौन कौन से केसेस में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है? आप स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, आप ट्रस्ट को अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा,
ट्रस्ट को सेकेंडरी एक्विजिशन की परमिशन ग्रांट की गई है, उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, तो सबके लिए अलग अलग एसआर पास करने पड़ेंगे। अब मान लो, सपोज करो आप स्कीम इंप्लीमेंट करोगे, उसके लिए तो एसआर पास हो गया, लेट्स सपोज। साथ ही में ट्रस्ट अपॉइंट करोगे, इसके लिए भी एसआर पास हो गया, लेकिन सेकेंडरी एक्विजिशन का एसआर पास नहीं हुआ है। तो क्या ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए एंटाइटल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली नॉट। सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए कंपनी सेपरेट एसआर पास करना भूल गई, इसके लिए एसआर पास नहीं हुआ। तो ये चीज किसको चेक करनी पड़ेगी? ट्रस्टी को। ट्रस्टी विल इंश्योर कि क्या स्कीम के लिए एसआर पास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मेरे अपॉइंटमेंट के लिए एसआर पास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मुझे सेकेंडरी एक्विजिशन की परमिशन ग्रांट है कि नहीं है। जब तक ट्रस्टी ये चीजें इंश्योर नहीं कर लेता, तब तक काम स्टार्ट नहीं करेगा, उसकी ड्यूटी है ये। क्लियर? जैसे वो देखता है अच्छा सेकेंडरी एक्विजिशन की परमिशन ग्रांट नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कंपनी को, पहले अप्रूवल लेके आओ, उसके बाद हम सेकेंडरी एक्विजिशन करेंगे, और अगर आप अप्रूवल नहीं ला सकते तो हमें फ्रेश शेयर इशू कर दो। हमारे क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? बाउंसर तो नहीं हो रही चीजें? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द ट्रस्ट, अब एक और नया टर्म यूज हो रहा है यहां पे, shall not deal in derivatives, shall not deal in derivatives। ये टॉपिक भी हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे, आगे हमारे चैप्टर नंबर 15 में हम कवर करेंगे। and shall undertake only delivery based transactions for the purposes of secondary acquisition as permitted by these regulations। We are having two terminologies in this respective sentence। दो बातें बोली। नंबर वन, डेरिवेटिव्स। क्या किसी ने सुना है आज तक ये नाम डेरिवेटिव्स? नाम सुना है क्या? नाम सुनाओ, बस सुना है। किन किन लोगों ने नाम सुना है, एक बार हैंड रेज करके बताओ मुझे। अच्छा, नाम सुना है, वाओ। अच्छा, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन का नाम सुना है कभी? डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, अच्छा इसका नाम नहीं सुना। चलो, दोनों टर्मिनोलॉजी क्या है, चलो पहले डिलीवरी बेस्ड समझते हैं, ये क्या होता है। आज कौन सी डेट है? 27 जुलाई। 27 जुलाई 2022 को अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं स्टॉक में ट्रेडिंग करने। स्टॉक बोले तो शेयर्स में, स्टॉक बोले तो शेयर्स। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? कौन से ऑप्शन होते हैं? नंबर वन, आप इंट्रा डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंट्रा डे ट्रेडिंग। सुन लिया? क्या नाम बोला मैंने? इंट्रा डे ट्रेडिंग। ऑप्शन नंबर टू, दैट इज व्हाट? डिलीवरी बेस्ड। दूसरी ट्रेडिंग कौन सी होती है? डिलीवरी बेस्ड। अच्छा, इंट्रा डे का मतलब होता है आज शेयर खरीदे आज ही बेच दिए, है ना? दैट इज कॉल्ड इंट्रा डे ट्रेडिंग। दैट मीन्स आपके डीमैट अकाउंट में ना तो शेयर आएंगे ना जाएंगे, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका सेटलमेंट होगा बैंक अकाउंट के अंदर, दैट्स इट। लेकिन डिलीवरी बेस का मतलब क्या हुआ कि आपने खरीद लिया तो अब आपके अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट होंगे, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। चलिए सपोज आज मैंने देखा कि इन्फोसिस का शेयर नीचे आ गया, चलिए सपोज, है ना? इन्फोसिस कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस नीचे आ गया, राइट? अब मैंने क्या किया, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 3:30 बजे से पहले पहले शेयर का प्राइस वापस अप आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके 100 शेयर खरीद लिए एट द रेट ऑफ 1215, जो भी प्राइस है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये प्राइस जो है 40-50 रुपए ऊपर चल जाएगी, 1250 ऐसे कुछ पहुंच जाएगी, है ना? या उसे भी ऊपर पहुंच जाएगी। अब 3 बजे के आसपास मैंने देखा कि शेयर का प्राइस बूस्टअप हो चुका है और शेयर का प्राइस बढ़कर के 1275 हो गया।
1275 हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो क्या मुझे आज ही बेच देने चाहिए, बेच देने चाहिए शेयर? अगर मैं सेम डे खरीद करके बेच रही हूं, कितने रुपए का फायदा हो गया? एक शेयर पे 50 रुपए का, नहीं 50 नहीं 60 रुपए का, 60 रुपीज का फायदा एक शेयर पे। और ऐसे कितने शेयर है मेरे पास? 100 शेयर है, कितने रुपए का फायदा? 6000 का फायदा एक दिन में, 6000 का फायदा बुक। मैंने इमीडिएटली शेयर क्या कर दिए? खरीद करके बेच दिए। अब अगर मैंने शेयर खरीद करके बेच दिए तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा डे ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड इंट्रा डे ट्रेडिंग। ये सारा ट्रांजेक्शन कौन से डेट पे हो गया? 27 जुलाई को ही हो गया, ठीक है। बट जरूर थोड़ा ऐसा ही हो, ऐसे जरूर थोड़ा है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो 3 बजे के आसपास मैंने देखा ओहो शेयर का प्राइस तो हो गया 1180, अब बेचूं क्या? इतना नुकसान क्यों? हम शेयर्स की क्या ले लेंगे? डिलीवरी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिलीवरी। दैट मीन्स अब शेयर्स मेरे अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। कब होंगे? नेक्स्ट डे। कौन सी डेट को? 28 जुलाई को। पहले T+2 होता था, आजकल T+1 है, इसलिए नेक्स्ट डे हो जाते हैं। तो अब यहां पे मुझे शेयर्स की क्या मिलने वाली है? डिलीवरी मिलने वाली है। इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू सेल दी शेयर्स ऑन द सेम डे। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहे हैं? तो डिलीवरी बेस्ड क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ट्रस्टी कैन नॉट ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस। What he can do, he can just have delivery of the shares, that's it। और फिर जो शेयर्स उसने ले लिए है ना, उनको वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ स्कीम में अलॉट करेगा, एलोकेशन करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा। नहीं तो ट्रस्टी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा ना तो अनड्यू मैनर के अंदर शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होएगा। तो इसके बाद बहुत सारा पैसा है, तो बहुत सारे शेयर्स में अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा तो बिना फालतू ही शेयर का प्राइस राइज हो जाएगा, बिना किसी रीजन के। तो इसलिए ट्रस्टी को ट्रेडिंग बिल्कुल मना की गई है। ट्रस्टी सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? डिलीवरी ले सकता है, दैट्स इट। ये बात समझ में? एक और वर्ड यूज किया गया, डेरिवेटिव्स। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव्स? बेसिकली डेरिवेटिव का लिटरल मीनिंग होता है ऐसी सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। ऐसी सिक्योरिटी which derives its value from underlying asset। जैसे क्या आप लोगों ने गोल्ड बॉन्ड के बारे में सुना है? गोल्ड बॉन्ड सुना है क्या? गोल्ड बॉन्ड के बारे में दैट मीन्स गोल्ड बॉन्ड इज व्हाट? यहां पे अंडरलाइंग एसेट क्या है? गोल्ड है। अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इस बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर गोल्ड की प्राइस नीचे होगी तो इस बॉन्ड की प्राइस भी क्या होगी? नीचे होगी। इसका मतलब दिस सिक्योरिटी, मतलब ये बॉन्ड जो है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एन असेट एंड द नेम ऑफ दैट असेट इज गोल्ड। तो इस टाइप की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जैसे शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस किसी अंडरलाइंग एसेट पे बेस्ड होता है क्या? नहीं। शेयर का बेस किस पे होता है? कंपनी के परफॉर्मेंस पे होता है। शेयर का प्राइस किस पे होता है? कंपनी की परफॉर्मेंस पे। अभी फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ है ईयर का, अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग हो चुका, जुलाई इज रनिंग ऑन, और अभी इन दिनों में सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर आ रहे हैं और ड्यू टू दैट रीजन शेयर्स के प्राइस में हेवी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। जिसने अपना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क किया उसके शेयर का प्राइस बूस्टअप हो रहा है, और जिनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड रिटर्न से नीचे आ रहा है उनके शेयर की प्राइस क्या आ रही है? नीचे आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे शेयर का प्राइस जो है वो किसी असेट पे बेस्ड नहीं होता है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वो प्योरली किसी ना किसी असेट पे बेस्ड होता है। तो अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो सिक्योरिटी की प्राइस भी बढ़ेगी, असेट की वैल्यू कम तो सिक्योरिटी की प्राइस भी कम। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। एम आई क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्टीज को दो बातें मना की गई है। ट्रस्टीज विल नॉट डील in derivatives, number 1, and trustees will not trade in securities, they will not enter into intra-day
ट्रांजैक्शंस वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस ही कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा हेवी तो नहीं हो रहा? अच्छा, एक बार जो हमने पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट पढ़े अभी हमने सिर्फ, एक बार उनको वापस अंडरस्टैंड करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बोला ट्रस्टीज के पास जो सिक्योरिटीज हैं, क्या उनपे वोटिंग राइट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उनपे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड जो पढ़ा हमने वो दैट वाज वेरी सिंपल पॉइंट। वो सिंपली क्या बोलता है कि ट्रस्टीज कोई भी काम करने से पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या उनको परमिशन ग्रांट है या नहीं है। तो उसके लिए वो चेक करेंगे कि एसआर पास हुआ था या नहीं हुआ था, क्या शेयर होल्डर से रेक्विजिट अप्रूवल ले ली गई है या नहीं ले ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ट्रस्टीज विल नॉट डील इन डेरिवेटिव्स अलॉन्ग विद दे विल नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज। वो सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेंगे, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में ही काम करेंगे। गॉट इट? श्योर? आगे बढ़ सकती हूँ? नेक्स्ट इज subject to the requirement of Companies Act 2013. Read with Companies Share Capital and Debenture Rule 2014 as amended from time to time as may be applicable. The company may lend monies to the trust, on appropriate terms and conditions to acquire the shares either through new issue or secondary acquisition for the purpose of implementation of the scheme. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है। सुनो ध्यान से, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या हुआ कि कंपनी ने एक ट्रस्ट अपॉइंट किया, राइट? What happened? Company appointed a trust by way of trust deed. क्या बनाई गई थी? ट्रस्ट डीड। अच्छा, से दिस इज अ कंपनी, दिस इज अ कंपनी एंड दिस इज अ ट्रस्टी। अब कंपनी ने इस ट्रस्टी को अपॉइंट किया, अपॉइंटेड, और क्या बनाई गई? ट्रस्ट डीड बनाई गई, राइट? अब जो ये ट्रस्टी है इसको क्या करना है? स्कीम इंप्लीमेंट करना है, और स्कीम इंप्लीमेंटेशन के लिए इसको क्या चाहिए थे? शेयर्स चाहिए थे। इट नीड्स शेयर्स, तो ये चाहिए इसको शेयर्स। तो शेयर्स क्या करने पड़ेंगे? खरीदने पड़ेंगे। शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। कहां से खरीदने पड़ेंगे? या तो कंपनी से फ्रेश शेयर्स खरीदने पड़ेंगे या फिर सेकेंडरी मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। बात क्लियर? यहां तक तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। सुनो, ये शेयर्स या तो कंपनी से न्यू शेयर्स आएंगे या फिर ये शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से आएंगे। खरीदने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? मनी, पैसा। क्या बिना पैसे के शेयर खरीदे जा सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। हर ट्रांजेक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है भाई। बोलते पैसा पैसा क्यों करती है? तो पैसा तो बहुत जरूरी है भाई, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पे ट्रस्टी नीड फंड्स। अब सुनो, ये पैसा कहां से आएगा? अब ट्रस्टी या तो खुद से अरेंज करें। ट्रस्टी बोलते हैं हमारे को बहुत पैसा है, हमें को टेंशन वेंशन नहीं है, हम 100-200 करोड़ तो यूं ही निकाल के दे देते हैं। तो ठीक है, ट्रस्टी खुद लिया है। लेकिन अगर ट्रस्टी बोल रहे हैं भैया हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, तो फंड का अरेंजमेंट कौन कर रहा है? कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? उसको लैंड कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? उसको लैंड कर रही है। ये कंपनी जो है इस ट्रस्ट को शेयर खरीदने के लिए लैंडिंग कर रही है। अब ट्रस्टी के पास क्या आ चुका है? पैसा आ चुका है। तो पैसे के थ्रू क्या कर सकता है? शेयर खरीदेगा। तो कंपनी का पैसा कंपनी को देगा वापस से, देगा। और अगर मार्केट से खरीद रहा है तो शेयर होल्डर्स को देगा, वॉट एवर द केसेस देयर। फिर क्या करेगा? ट्रस्टी स्कीम बनाएगा, स्कीम, और स्कीम बना करके शेयर्स अलॉट करेगा। शेयर अलॉटमेंट किसको अलॉट करेगा बताओ? एम्प्लॉयज को।
एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट करेगा। जैसे ही एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट होंगे तो एम्प्लॉय से क्या मिलेगा? पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। ये आ गया पैसा, फंड्स। और अब अगर ट्रस्टी के पास फंड्स आ चुके हैं तो क्या लोन का रीपेमेंट हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो ट्रस्टी कंपनी को क्या कर देगा? रीपे लोन कर देगा। Whether this process is clear or not? Whether this process is clear to everyone? Company may lend money to trustees to acquire shares with a fresh issue or secondary acquisition, which shall be repaid by the trustee. How? How they will repay? When they get money from the employees on allotment of shares. Is this clear? वापस से पॉइंट पढ़ रही हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट को फॉलो करना ही है, प्लस साथ ही में रूल्स। अब रूल का पूरा नाम नहीं भी पढ़ो तो ठीक है, एप्लीकेबल रूल लिख देना, दैट्स इट। कंपनी में lend monies to the trust on appropriate terms and condition to acquire shares either through new issue or secondary acquisition for the purpose of implementation of the scheme. Am I clear? Sure है? सुन रहे समय की बात? तो नहीं गए? पक्का? दिमाग चल रहा है सबका? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। To the recognized stock exchange, the shareholding of the trust shall be shown as non-promoter and non-public shareholding. ये बात हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो ये एक सेपरेट कैटेगरी है, तो इसको ना तो पब्लिक होल्डिंग मानना है ना ही प्रमोटर होल्डिंग मानना है। आज कौन कौन से पॉइंट्स पड़े, एक बार फटाफट से रिकैप करें जल्दी से। क्या क्या पढ़ा जल्दी बताओ। नंबर 1, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 2 इंश्योर करेगा रेजोल्यूशंस पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। नंबर 3 डेरिवेटिव्स में डील नहीं करेगा और साथ ही में डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन ही करेगा। इंट्राडे नो, बिल्कुल अलाउड नहीं। नंबर 4 कंपनी क्या कर सकती है? लेंडिंग कर सकती है। लेंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ बाइंग शेयर्स ईदर फ्रॉम द कंपनी फ्रेश शेयर्स और फ्रॉम द ओपन मार्केट, दैट इज व्हाट सेकेंडरी एक्विजिशन। और ये जो शेयर्स एक्वायर किए जा रहे हैं वो शेयर ट्रस्टी ने जो होल्ड किए हैं वो ना तो प्रमोटर होल्डिंग के पार्ट है और ना ही पब्लिक होल्डिंग के पार्ट है। राइट? यहाँ तो एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ये रफ कर दूं पूरा डायग्राम। अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है? द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट shall not form part of public shareholding which needs to be maintained at a minimum of 25% as prescribed under the securities contract regulation. मैंने बताया था SCRA के हिसाब से 25% की लिमिट है, तो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंडरी एक्विजिशन, अब ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट ये हम कल से समझेंगे क्योंकि लिमिट काफी बड़ी है और आपका टाइम हो जाएगा, तो हम इसको कल से अंडरस्टैंड करेंगे क्या लिमिट्स हैं, कितनी एक्विजिशन की जा सकती है। पॉइंट नंबर 9 तक आई होप सबको समझ में आ गया। एक बार जस्ट गो थ्रू करके आना, ठीक है? अच्छे से एक बार रोज पढ़ते रहो, एक्यूमुलेट बिल्कुल मत करना। राइट? ओके।